हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने जितना दूर तक पढ़े थे उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज बेसिकली हम लोग सेपरेशन मेथड्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। सेपरेशन मतलब क्या समझ रहे हो? सेपरेशन मतलब हो गया कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है या फिर कोई भी एक मिक्सचर है, चाहे होमोजेनियस हो या हेटेरोजेनियस है, चाहे किस टाइप का भी मिक्सचर हो। तो मिक्सचर तो बनता है एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये मिक्सचर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के बाद को हम लोग बोल रहे हैं सेपरेशन। दैट मीन्स द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट। एक मिक्सचर में सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करने का प्रोसेस को हम लोग सेपरेशन बोल रहे हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर हम लोग को डिफरेंट सेपरेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो हम हेटेरोजेनियस टाइप का मिक्सचर्स रहते हैं उसको बहुत ही इजी फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक शुगर है और राइस है और आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो वो भी एक हेटेरोजेनियस टाइप का मिक्सचर हो गया। आप शुगर को राइस के दाने के बीच से शुगर को, मान लो राइस ग्रेन्स है और ये जो रेड डॉट है वो शुगर ग्रेन्स है, शुगर पार्टिकल। तो आप शुगर पार्टिकल और राइस ग्रेन्स को अलग करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं जो कि बहुत ईजी है। पहले तो आप हैंड पिकिंग कर सकते हो, या फिर आप सीविंग कर सकते हो, या फिर आप उसको बोलते हैं वेविंग कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है कि इससे सेपरेट हो जाएगा। या फिर मान लो कि आपके पास ऐसे कभी कभी होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ऐसे भी होते हैं कि जिसके हेल्प में आप बेसिकली डे टू डे लाइफ में बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसको आप यूज़ करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर सकते हो। लेकिन देखा गया है कि कभी कभी उतना ईजी नहीं होता है एक मिक्सचर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना। तो इन दैट केसेस वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड्स। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि अगर मान लो कि आपको एक बीकर में पानी डाल दिया और उसमें ब्लू इंक डाल दिए तो वो पानी एंटायरली ब्लू बन जाएगा। अभी आपको बताया जा रहा है कि ये ब्लू इंक जो आप डाले थे इसको सेपरेट करो वाटर से। तो कैसे सेपरेट करोगे? मिक्सचर जो आपके पास अभी बना था, जो मिक्सचर अभी आपके पास है वो पहले था ब्लू कलर का, और मान लो कि आपने उसमें रेड इंक डाल दिया, एक रेड इंक का ड्रॉप डाल दिया तो ये एंटायरली रेड बन जाएगा। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि देखो यहाँ तो डिफ्यूजन मेथड हो रहा है, डिफ्यूजन के लिए एंटायरली रेड हो गया। लेकिन इस हालत में अगर आपको ये मिक्सचर से सिर्फ रेड इंक को अलग से निकालना है, या फिर ब्लैक इंक को निकालना है, या फिर ब्लू इंक को निकालना है, वाटर से सेपरेट करना है, तो आपको यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ इवापोरेशन मेथड। इवापोरेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इवापोरेशन अगले चैप्टर में हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे इवापोरेशन क्या होता है। तो इवापोरेशन बहुत ईजी मेथड होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो आपके मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ऐसा होना चाहिए। आप ये इवापोरेशन मेथड तभी यूज़ कर सकेंगे जब आपको ये पता है कि मेरे पास जो मिक्सचर है वो मिक्सचर में एक कंपोनेंट वोलाटाइल है और दूसरा वाला कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ वोलाटाइल, इसका मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि जिसको आप अगर हीट दोगे, जो एक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा। जो वेपोराइज हो जाता है उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल कैमाफोर ले लो, नैप्थलीन ले लो, पानी ले लो, दीज आर द वोलाटाइल्स। नॉन वोलाटाइल मैटर क्या होता है कि बेसिकली वोलाटाइल का ऑपोजिट, आप हीट दोगे तो भी ये इजीली वेपोराइज नहीं होता।
दैट्स आर द नॉन वोलाटाइल। जैसे मान लो कि कोयला को आप हीट दो, वो जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि वो वेपोराइज हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कोयला इज़ नॉन वोलाटाइल। बट अगर नैप्थोलिन ले लो तो वो वोलाटाइल है। कैमाफोल ले लो, कपूर जिसको कहते हैं, वो होता है वोलाटाइल इस टाइप की चीज़। थोड़ा हीट दोगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वेपोराइज हो जाएगा। वाटर भी ऐसा होता है। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, रहता तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आप उसको हीट दोगे तो वो वेपोराइज हो जाता है। तो इसलिए लिक्विड भी वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो वोलाटाइल है। बेसिकली ज़्यादातर लिक्विड ही वोलाटाइल होता है। तो कम बैक टू द पॉइंट कि आपके पास ब्लू इंक था और वाटर का मिक्सचर था। आपको बोला गया था कि ब्लू इंक को सेपरेट करो वाटर से। तो इस टाइप में आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू इंक बेसिकली वोलाटाइल नहीं है, लेकिन वाटर वोलाटाइल है। तो यही वाला प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ कर लेंगे और मेथड यूज़ करेंगे इवापोरेशन मेथड। इवापोरेशन मेथड में क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर एक बीकर जैसे ले लिया है, इसमें ब्लू इंक ऑलरेडी पुटड, यहाँ पर ब्लू इंक मिक्स कर दिया गया है। तो अगर आप इस बीकर को नीचे से हीट देना शुरू करोगे तो देखा जाएगा कि वो जो इंक है, मतलब वो जो मिक्सचर है, वहाँ से जो वाटर है, वाटर वेपोराइज होके ऊपर में आना शुरू कर देगा, क्योंकि वाटर वोलाटाइल होता है। और जो इंक के पार्टिकल है वो नीचे रह जाएंगे। और मान लो कि अगर आप यहाँ पर एक प्लेट दे देते हो, मतलब यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट विथ ए कवर्ड ग्लास, या फिर मान लो कि ऊपर से आपने कवर कर दिया, तो देखा जाएगा कि जितने भी पानी है, पानी के पार्टिकल है, वो सारे ऊपर में आके यहाँ पर जमा होने लगे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इस प्लेट को सेपरेटली कहीं पर एक जाके कोई दूसरे ग्लास में जाके जो भी पानी यहाँ पर आया था इसको यहाँ पर कलेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा, यहाँ का जितना भी ये जो मिक्सचर था, इसमें जितना भी मिक्सचर था, उस मिक्सचर के ब्लू इंक के पार्टिकल यहीं रह जाएंगे और वाटर को यहाँ से कलेक्ट करके इसमें आप लोग सेपरेट कर लोगे। मैं फिर से बताता हूँ क्या हो गया। एक बीकर था, उसमें ब्लू इंक था, ब्लू इंक का पार्टिकल मिक्सेस थे, कहाँ पर, जो भी इनके अंदर में पानी था। मैं पानी को ब्लैक में दिखा रहा हूँ। अब पानी वोलाटाइल होने के लिए क्या हुआ, आपने ऊपर से एक प्लेट डाल दिया था और नीचे से हीट देना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, ये जो पानी है वो वोलाटाइल होने की वजह से इवापोरेट होना शुरू कर दिया और इवापोरेट होके ऊपर में जाने लगे। जब भी प्लेट के टच में आया तो यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स कंडेंस होके यहीं पर स्टे कर गए। अब आपने एक अलग बीकर लेके उसमें यहाँ से जो कलेक्टेड एक दूसरा बीकर ले लिया आपने, और यहाँ से जो वाटर पार्टिकल्स है जो आके यहाँ पर कलेक्ट हुए थे, इसको आप यहाँ पर कलेक्ट करने शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पर वो वाटर पार्टिकल्स जमने शुरू करेंगे और देखा जाएगा कि धीरे धीरे पहले वाला जो बीकर था, मतलब जो ये वाला बीकर था, इसमें सारे के सारे पानी निकल जाएंगे और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। और इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक के जो भी पार्टिकल थे वो नीचे एज ए डेंस थिक लेयर नीचे रह जाएगा। सो इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इवापोरेशन प्रोसेस। आप लोग यहाँ पर पढ़ो कि इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है। देखो, इवापोरेशन प्रोसेस में बेसिकली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दैट मीन्स वोलाटाइल जो नेचर होता है, आप लोग वोलाटाइल नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो कि मिक्सचर में एक वोलाटाइल है, एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है। तो जो वोलाटाइल है ऑब्वियसली उसको हीट प्रोड्यूस करोगे तो वो इवापोरेट होकर निकल जाएगा और जो नॉन वोलाटाइल एलिमेंट है वो नीचे रह जाएगा। इस मेथड को यूज़ करके आप लोग इस टाइप के मिक्सचर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को अलग करते हो एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन।
So evaporation is basically focusing on the volatileness of the components, and volatileness actually depends upon the matter. आप कौन सा मैटर यूज़ कर रहे हो। सारे मिक्सचर के लिए तो इवापोरेशन मेथड यूज़ नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों ही वोलाटाइल है, तब क्या करोगे? तब तो दोनों ही इवापोरेट होकर निकल जाएंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होंगे। लेकिन ये इस टाइप के केस में जब एक एलिमेंट वोलाटाइल है और दूसरा एलिमेंट नॉन वोलाटाइल है, तो उन सब केसेस में आप इवापोरेशन यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको पहले दिमाग में यही सोच लेना पड़ेगा कि द मिक्सचर, जो क्वेश्चन में हमको जो मिक्सचर बताया गया है वो किस टाइप का मिक्सचर है। क्या एक वोलाटाइल और दूसरा वाला नॉन वोलाटाइल है? अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप इवापोरेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हो। सो इवापोरेशन मेथड यही है कि आप डिफरेंट कंपोनेंट को उनके वोलाटाइल नेचर के बेसिस में सेपरेट करते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो, पहले दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें वो हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर होता है। अभी हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर तो इतना दूर तो समझ में तो आया होगा, लेकिन अभी समझ लो कि मिल्क, ये बीकर में मैंने मिल्क ले लिया है, मान लो कि मिल्क है ये, तो मिल्क के अंदर में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एक्चुअली छोटे तो होते हैं, मैं इससे दिखा रहा हूँ, छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि डेंसिटी का डिफरेंसेस होता है। डेंसिटी का डिफरेंस होता है मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो उनका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनका डेंसिटी थोड़ा कम होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सॉल्वेंट था, दैट मीन्स जो लिक्विड पार्ट था, वो थोड़ा हायर डेंसिटी का होता है, हाई डेंसिटी का, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो थोड़ा लो डेंसिटी का होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा लो होता है। मिल्क के केस में बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर आपने एक स्पून लेके इसको अच्छे से घुमाने स्टार्ट कर दिए, अच्छे से घुमा रहे हो, पूरा स्पिन अप कर रहे हो, बहुत फास्ट कर रहे हो और मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो, तो क्या होगा, देखा जाएगा कि जो लो डेंसिटी वाला पार्टिकल है वो सारे के सारे ऊपर में आ जाएंगे, और जो हाई डेंसिटी वाला जो पार्टिकल्स है वो नीचे चल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा देर बाद, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि एक दूध को अगर आप बहुत देरी से, एक मिल्क को अगर बहुत देरी से आप स्टार कर रहे हो, तो आपको नज़र में आएगा कि वो जो बीकर के साइड वाइज एक लेयर बन जाएगा क्रीम का, और जो नीचे जो सॉल्वेंट है, मतलब जो लिक्विड पार्ट है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। सो इट इज़ ए प्रोसेस। ये प्रोसेस जो आप कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आप सेंटर में कोई भी एक स्पून मान लो या फिर कोई भी एक रॉड लेके आप इंटायरली सॉल्यूशन को पूरा अच्छे से घुमा रहे हो। तो घुमाने से हायर डेंसिटी का पार्टिकल नीचे चल जा रहा है, लोअर डेंसिटी पार्टिकल ऊपर आ जा रहा है। इन दिस प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, यू यूज़ दिस स्पिनिंग एक्ट या फिर स्पिनिंग एक्टिविटी बाय विच द लोअर डेंसिटी पार्टिकल्स गोज डाउन और they goes to the bottom and the higher density particles comes up. Sorry, मैं उल्टा बोल दिया। Lower density particles comes up and higher density particles goes down, and by this method we can separate two different type of material depending upon their density. मैं फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप दो डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल को सेपरेट करते हो। अगर कोई मिक्सचर है आपके पास जिसके सॉल्यूट पार्टिकल का डेंसिटी अलग है और सॉल्वेंट पार्टिकल का डेंसिटी अलग है, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। उस प्रोसेस में जो भी पार्टिकल का डेंसिटी हाई है वो नीचे आ जाएगा, और जिस पार्टिकल का डेंसिटी लो है वो ऊपर आ जाएगा। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है मिल्क में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं
वो बेसिकली लो डेंसिटी का होता है। तो लो डेंसिटी होने की वजह से वो सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर में आ जाता है और बीकर के चारों तरफ कलेक्ट होने लगता है। इसको हम लोग शायद बेसिकली वो क्रीम बोलते हैं। आपने अगर कभी घर में प्रैक्टिस किए होंगे तो आपने देखे होंगे कि चारों तरफ एक लेयर बन जाता है। इवन कि अगर आप शॉप में मार्केट में कहीं पर अगर लस्सी बनाते हुए देखे हो तो भी आपको पता चलेगा कि लस्सी बनाने के टाइम में वो लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, घुमाते हैं बहुत फास्ट। एक रड डाल देते हैं बीच में सेंटर में और फिर उसको घुमाने लगता है। सो दिस इज़ बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उनको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, वी डू नॉट नो, बट इट्स एक्चुअली फिजिकली, ये फिजिकल एक प्रोसेस है कि जिसमें डेंसिटी डिफरेंस होता है तो पार्टिकल्स डिफरेंस सेपरेट हो जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑन दैट फिनोमेना क्रीम सेपरेट हो जाता है मिल्क से। सो इट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है कि सिमिलर टाइप के मेथड यूज़ होता है, जैसे देख लो वॉशिंग मशीन में होता है, यहाँ पर भी आपको नोटिस में वो देखो जो लेबोरेटरी में हम लोग ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं सेम प्रोसेस होता है। जब हम लोग दूध से मक्खन या फिर क्रीम निकालते तो भी यही करते हैं। वॉशिंग मशीन में भी यही मेथड यूज़ किया जाता है, डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं हमारे क्लोथ से। सो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस। आप लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लो, देखो यहाँ पर है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, बुक से आप लोग देख लो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है। ये यहाँ पर है, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है एंड क्या होता है, यहाँ से कल तो प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कि मान लो आपके पास एक ऐसा बीकर में आपके पास दो लिक्विड है, आपके पास जो मिक्सचर है वो दो लिक्विड से बना हुआ है, लेकिन वो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब सेपरेट रहता है। फॉर एग्जांपल पानी और ऑयल ले लो, वो कभी मिक्स नहीं होगा, ऑयल हमेशा ऊपर आ जाएगा, पानी हमेशा नीचे रह जाएगा। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, मान लो कि ये एक अलग टाइप का लिक्विड है और जो ऊपर में ब्लू टाइप का है ये अलग टाइप का लिक्विड है। तो ये दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है मतलब इमिसेबल। मैं स्पेलिंग दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये वाला, ये देखो इमिसेबल, IMMISCIBLE, इमिसेबल लिक्विड्स। दैट मीन्स ये नीचे पिक्चर देखो, देखो उन्होंने क्या ली एक्सपेरिमेंट में, क्या बताया गया, एक केरोसिन ऑयल लिया है, एक वाटर लिया है। कभी भी देखा आपको नोटिस होगा कि केरोसिन कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, केरोसिन हमेशा ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस होने के लिए होता है, जिसका डेंसिटी हाई रहता है वो नीचे चला जाता है, जिसका डेंसिटी लो रहता है वो ऊपर में चल जाता है। तो ये बीकर में जब आपने वाटर और केरोसिन ले लिया, अभी आपको बताया गया है कि वाटर को और केरोसिन को पहले एक बीकर में डालो और फिर ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर से केरोसिन को और वाटर को सेपरेट करो। दैट मीन्स आपको 2 इमिसेबल टाइप के लिक्विड्स दे दिया गया है एज ए मिक्सचर एंड बोला है कि उनको सेपरेट करो। तो जब भी इस टाइप के केसेस आएंगे जहाँ पर 2 इमिसेबल टाइप के लिक्विड्स होंगे, इनको हम लोग सेपरेटिंग फनल्स के हेल्प से सेपरेट करते हैं। ये जो आपके पास पिक्चर है ये है सेपरेटिंग फनल, एंड सेपरेटिंग फनल यहाँ पर स्पेलिंग है, आप लोग चेक कर लो यहाँ से। सेपरेटिंग फनल एज द ये सेपरेटिंग फनल के हेल्प से हम लोग 2 टाइप ऑफ इमिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। क्या होता है इस फनल का थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, क्या है कि ये ऊपर में कॉर्क टाइप का होता है, इसको आप खोल सकते हो, इसके थ्रू से आप वो मिक्सचर को पहले डाल दिया और देखो नीचे यहाँ पर एक अनदर स्टॉप कॉक है, मतलब ये एक बल्ब जैसा है, आप इस बल्ब को खोल सकते हो। इसको खोलोगे तो यहाँ से मिक्सचर निकलना शुरू करेगा और ये एंटायरली बना होता है ग्लास से। ग्लास से क्यों बना होता है? क्योंकि विजिबल हो, आप जैसे इसको क्लीन देख सको। तो इस टाइप के सेपरेटिंग फनल में आपने मिक्सचर को डाल दिया और फिर ये बल्ब को खोलने लगा। अब जब ये बल्ब खोल दोगे तो वाटर ऑब्वियसली नीचे आना शुरू करेगा, और जब वाटर नीचे आएगा तो एक टाइम आएगा जब लेयर, ये जो लेयर है देखो, लेयर यहाँ से यहाँ था, ये लेयर नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स सारे के सारे वाटर निकल जाएंगे
और सारे के सारे वाटर निकल जाने के बाद जब वो सारे निकल जाएंगे तब आप इस बल्ब को बंद कर दो। तब ये फनल के अंदर में केरोसिन रह जाएगा ओनली, और आपने जो नीचे बीकर डाले थे उस बीकर में पानी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप वाटर को और केरोसिन को सेपरेट कर दोगे। फिर से बता रहा हूँ, सेपरेटिंग फनल बहुत इजी चीज़ है। एक एक्स्ट्रा टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें स्टॉप कॉक रहता है। आपने उस सेपरेटिंग फनल के अंदर में मिक्सचर को डाले एंड यू ओपन द valve up till entire water comes out, and when the level of the water touches the stopcock, then you close the valve, and due to that process kerosene and water will be separated from each other, और कह सकते हो कि केरोसिन और वाटर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। तो ये सेपरेटिंग फनल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप 2 इमिसिबल टाइप के लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन बताया गया कि कहाँ कहाँ ऐसा यूज़ होता है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, येस ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। द एक्सट्रैक्शन आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अभी देखो ओर क्या होता है, ओर होता है मतलब डिफरेंट एक पत्थर में अपने मट्टी कोड़ा अपने आपको एक पत्थर मिला, मान लो हेमाटाइट, ये एक पत्थर है एक टाइप का, ये ओर है। हेमाटाइट एक ओर है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको नज़र में आएगा कि इस पत्थर के अंदर आयरन है, और आयरन के डिफरेंट टाइप के आयरन है। दैट मीन्स ये आयरन का क्वालिटी, यहाँ पर आयरन का क्वालिटी कुछ अच्छा है, यहाँ पर जो आयरन है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर जो आयरन है वो मीडियम रेंज के है। तो ये जो आयरन के ही डिफरेंट टाइप के क्वालिटी है, मिक्सचर है एक्चुअली। ये एक पत्थर होता है, एक रॉक टाइप का होता है। इस रॉक में ही डिफरेंट टाइप का आयरन होता है। ये वेरी गुड क्वालिटी का आयरन है, ये लो क्वालिटी का है, मीडियम रेंज के क्वालिटी का आयरन है। देखो सारे के सारे आयरन ही है लेकिन क्वालिटी डिफ़र कर रहा है। तो इस टाइप के पत्थर को हम लोग बोलते हैं ओर, ORE, ओर। और हम लोग इस ओर से एक्चुअली सेपरेट करते हैं। अच्छे क्वालिटी का आयरन को भी अलग कर लेते हैं, लो क्वालिटी के आयरन को भी अलग कर लेते हैं, एंड मीडियम क्वालिटी का आयरन को भी अलग करते हैं। सो टू सेपरेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग क्या करते हैं, वो सेपरेटिंग फनल वाला मेथड यूज़ करता है। कभी कभी क्या होता है, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड द लिमिना मोल्टेन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। अभी आपको ये प्रोसेस जानने का ज़रूरत नहीं है कि कैसे सेपरेट करते हैं, बस अभी समझ लो कि वो ओर को हम लोग पहले पिघलाते हैं, और पिघलने के बाद जब वो लिक्विड हो जाता है उस लिक्विड को हम लोग इस सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। तो जिसका डेंसिटी हाई होता है वो नीचे आ जाता है, और जो आयरन का डेंसिटी लो होता है वो ऊपर में रहता है। ऑब्वियसली जो अच्छा क्वालिटी का वेरी गुड क्वालिटी का जो आयरन है उसका डेंसिटी हाई होगा तो वो नीचे आ जाएगा, और जो लो क्वालिटी का आयरन है उसका डेंसिटी थोड़ा लो होगा तो ऊपर में रह जाएगा। और एक क्लीन डिस्टिंक्ट लाइन आपको नज़र में आएगा कि उसके ऊपर से कलर अलग होगा एंड उसके नीचे वाला कलर अलग होगा। आप ये बल्ब को खोलोगे तब तक जब तक ना सारे के सारे वेरी गुड क्वालिटी के आयरन निकल जाए। जब सारे क्वालिटी निकल जाए, आयरन निकल जाएगा, तब ये बल्ब को आप बंद कर दो, तो फनल के अंदर में सिर्फ लो क्वालिटी का आयरन नहीं बचा रहेगा और वेरी गुड क्वालिटी का जो आयरन है वो निकल जाएगा। So separating funnel is the very easy process to separate two type of mixable solids, liquids. देखो अभी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो सॉल्ट भी एक सॉलिड है एंड अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉलिड है। तो दोनों सॉलिड को अगर मिक्स करोगे, इनमें से आपके पास सेपरेट करने का उपाय क्या है। हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर तो बनेंगे, लेकिन एक्चुअली ये भी डस्ट है, ये भी डस्ट है, लेकिन डस्ट को हैंड पिकिंग या फिर कोई इजी फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि देखने में ऑलमोस्ट सेम है। एमोनियम क्लोराइड भी वाइट कलर का होता है और सॉल्ट भी वाइट कलर का होता है। और ये सॉल्ट मैं सोडियम क्लोराइड का बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल सॉल्ट है। तो आप तो पहले डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकोगे कि वो जो मिक्सचर आपके पास गिवन है उनमें सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है और एमोनियम क्लोराइड का पार्टिकल कौन सा है।
तो जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकोगे तो आप कैसे हैंड पिकिंग से या फिर सीविंग से सेपरेट करोगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन दिस केस वी ऑल्सो यूज़ द वो वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर कैसे यूज़ करता है, वोलाटाइल नेचर को कैसे यूज़ करता है? देखो हम लोग ने ऑलरेडी जान चुके थे कि कुछ कुछ मैटर होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड नहीं होते, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इस टाइप के मैटर्स के ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ये तो हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन मेथड। अब ये सब्लिमेशन मेथड कुछ कुछ सब्सटेंस के ऊपर ही लागू होता है, जिनमें से एक है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन देखा जाता है, सब्लिमेशन फेनोमेना घटता है। तो अगर मान लो कि आपने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को ऐसे एक बीकर में डाल दिए और ये देखो ये मिक्सचर बन गया, तो क्या होगा, नीचे से अगर आप थोड़ा हीट दोगे तो सारे के सारे अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज होके ये ऊपर वाले सेक्शन में आके जमा हो जाएंगे। यू सी द वॉल्स में आके वो जमा हो रहा है, ठंडा होने के बाद जमा हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो नीचे ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या था, अमोनियम क्लोराइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये वेपोराइज होके ऊपर उठने लगा, गर्म है, अभी ये गर्म है। और जब भी वो बीकर के वॉल के टच में आया, तो वॉल के टच के आने के बाद यहाँ पर आके ये वॉल तो थोड़ा ठंडा है, कूल है, तो ये गर्म वेपोर जब भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अपना लेटेंट हीट लेके, मतलब लेटेंट हीट इसको सप्लाई कर देगा और खुद गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जाके वो एक लेयर बनाना शुरू करेगा और फिर आप स्पून से इसको कलेक्ट कर लो। इसको स्पून से कलेक्ट करोगे तो ये वाला से आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। देखो प्रोसेस यहाँ पर बहुत इजी है। यहाँ पर मिक्सचर हीट देने के वजह से सारे के सारे अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो गया। दैट मीन्स सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ हो रहा है। सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ होके यहाँ पर जाके वो अमोनियम क्लोराइड सब धीरे धीरे लेयर बना लगा, मतलब जमने स्टार्ट हो गया वहाँ पर। एंड एट दैट पोजिशन इफ़ वी collect this ammonium chloride, vaporized ammonium chloride, solidified ammonium chloride by the help of a spoon, then we can easily collect all the ammonium chloride from that mixture। क्योंकि इस मिक्सचर में अब कोई अमोनियम क्लोराइड रहेगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट रहेगा। जितने अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर होके यहाँ पर सॉलिडिफाइड होना शुरू कर देगा। ये सब सेक्शन में ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स में आके सॉलिडिफाइड होना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पर एक एरो से गिवन है, ये कैसे वेपोर ऑफ अमोनियम क्लोराइड कहाँ नज़र आ रहा है, वेपोर, लेकिन एक्चुअली वो बताना चाह रहा है कि जब आप हीट दे रहे हो, जितने भी अमोनियम क्लोराइड है वो वेपोराइज होकर ऊपर उठने लगे हैं। दैट मीन्स इन दैट सेक्शन वेपोराइज्ड अमोनियम क्लोराइड है, जो एक्चुअली जाके ये वॉल के टच में आके, बीकर का जो वॉल है वो वॉल के टच में आके ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड हो जा रहा है। इसलिए देखो एरो एक्चुअली ये सेक्शन में दिखा रहा है कि बीकर के अंदर में यहाँ पर वेपोराइज हो रहा है, क्योंकि आप हीट दे रहे हो। तो ये जो मिक्सचर था, ये मिक्सचर से अमोनियम क्लोराइड ही सिर्फ सब्लिमेशन हो रहा है, सॉल्ट नहीं हो रहा। अभी सवाल देखो, चाइना डिश जो है ये क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि चाइना डिश का हीटिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है। आप चाहे इसको कितना भी हीट दे दो, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसको कॉटन प्लग क्यों दे दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड जो वेपर होकर निकल ना जाए, जितना भी है इसके अंदर में ही रहे। ओके, सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, नाम हो गया सब्लिमेशन मेथड। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास जो मिक्सचर है उनमें से मिक्सचर ऑब्वियसली मान लो कि मिनिमम तो 2 कंपोनेंट से बनेगा, तो जब एक कंपोनेंट का सब्लिमेशन है और दूसरे वाले सब्लिमेशन शो नहीं करता, तब हम लोग सब्लिमेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। तो
एप्लीकेशंस कैसे कैसे, जैसे ये तो एक पता ही चल गया कि अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से कैसे सेपरेट करोगे, ऐसे दूसरे एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से मिक्सचर के केस में कौन से सेपरेशन मेथड लगाएंगे। जैसे देखो नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है कि किसी ने सवाल कर दिया आपसे कि आप जो कलम से लिखते हो ब्लैक इंक, जो कलम में जो ब्लैक इंक होता है, क्या उस इंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर रहता है? मतलब ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो ब्लैक इंक है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक ही कलर से बना होता है? तो ये चीज़ पता करने के लिए आपको पहले उस इंक को एनालाइज करना पड़ेगा कि पॉसिबल ये हो सकता है कि हाँ मेरे पास जो इंक है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक साथ मिल के ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जब प्रिंटिंग करते हो तो भी आपको पता चलता है कि आप अगर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सारे कलर को अगर आप मिक्स कर दोगे तो भी ये ब्लैक बन जाता है। एंड ब्लैक इटसेल्फ भी एक कलर होता है। तो सवाल ये आ रहा है कि आपके पास जो ब्लू इंक है, क्या उसमें बहुत सारे कलर के पार्टिकल है कि या फिर एक टाइप के पार्टिकल के कलर है? दैट मीन्स एक कलर के पार्टिकल है, कौन सा है? क्या बहुत सारे हैं कि सिंगल टाइप के? तो ये जानने के लिए हम लोग को वो जो इंक है उस इंक को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, और वो एनालाइजेशन प्रोसेस का नाम है क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पर देखो स्पेलिंग चेक कर लो, क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमैटोग्राफी का प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। वो वीडियो देखने से आपको सबसे इजीली समझ में आएगा क्रोमैटोग्राफी कैसे किया जाता है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस बाय विच दे डू द क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस। लेकिन इन जस्ट एक जीस्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, एक वाइट पेपर लिया जाता है और फिर उसमें एक मार्क कर दिया जाता है, थोड़ा कहीं पर मार्क कर सकते हो, बॉटम से थोड़ा ऊपर में एक जगह पे मार्क कर लो, एक लाइन खींच लो पेंसिल से, और फिर सेंटर पोजीशन में एक ब्लू इंक को आप डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ब्लू इंक को डाल दो। अभी आप क्या करो, ये ब्लू इंक को यहाँ पर डालने के बाद आप ये जो पेपर है इसको एक बीकर में, पानी के अंदर में, जस्ट पानी कितना होना चाहिए, पानी इतने हाइट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लाइन को क्रॉस कर जाए, बस इतने तक पानी में डुबा के रख दो। यू सी, मैंने पूरा नहीं डुबाया, जस्ट नीचे का थोड़ा पोर्शन डुबाया, कागज़ का थोड़ा का पोर्शन को मैंने वाटर के अंदर में सिंक करके रखा, बाकी पोर्शन को नहीं, मैंने सिंक नहीं किया। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि वाटर में कोई भी कागज़ का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो पानी सोखता है, एंड दैट इज़ द प्रोसेस वेयर एक्चुअली इट्स हैपेंस। कि होता क्या है कि ये जो पानी है ये कागज़ के थ्रू से, ये जो पेपर है इसके थ्रू से ऊपर उठेगा, और एक टाइम आएगा जब ये इंक के थ्रू से भी और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब जब वाटर आएगा और इस ये जो इंक के पार्टिकल है इनके साथ मिक्स होंगे तो आपको क्लीन नज़र आएगा कि अगर ये एक ही टाइप के पार्टिकल से नज़र बने हुए हैं तो सिर्फ एक ही कलर उठेगा। लेकिन अगर मल्टीपल टाइप के कलर से ये ब्लू इंक बना है या फिर ब्लैक इंक बना है तो डिफरेंट टाइप के कलर के ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। ऐसा आपको क्लीन नज़र में आएगा वो पेपर के अंदर में। दैट मीन्स यहाँ पर जितने सारे भी कलर हैं, जितने सारे कलर से ये ब्लैक, ये जो ब्लू इंक बना था, ये जो ब्लैक इंक या फिर ब्लू इंक जो भी था, ये इंक जितने सारे कलर से बने थे वो सारे के सारे कलर के ये जो ग्राफ्स उठ रहे हैं ये आपको नज़र आएंगे पेपर के अंदर में। अब गिव यू सम वीडियो, आप उसको देखो, समझ में आएगा कि ये ग्राफ जो उठ रहा है ये क्या बात बता रहा हूँ। इसको बताना बहुत इजी नहीं है, इसको देखोगे तो समझ में आएगा। सो ये बेसिकली क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप क्या करते हो कि आपके पास जो इंक है
वो इंक चाहे जितने भी कलर से बने हो ना क्यों, आप सारे के सारे इंक के अंदर में जितने सारे भी डिफरेंट कलर के पार्टिकल्स थे, इस इंक के अंदर में जितने भी डिफरेंट कलर्स के पार्टिकल्स थे, उन सारे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। सो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द पॉइंट, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट you will what will the experiment you will conduct to separate the all solid particles in a black ink। तो आप बताओ कि आई विल यूज़ क्रोमेटोग्राफी एंड द प्रोसेस इज़ दिस। अब बुक में देखो, यहाँ पर पढ़ो आप थोड़ा तो आपको पता चलेगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़ो, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जो भी ब्लैक इंक का सॉल्वेंट था उसमें जितने सारे भी पार्टिकल्स थे आप उसको सेपरेट कर लेते हो। ओके देखो इसके कुछ एप्लीकेशन देखो कि हम लोग कहाँ पर ये क्रोमेटोग्राफी और भी करते हैं, जैसे डाई कलर्स के सेपरेशन के लिए, पिगमेंट्स, नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स के कोई भी नेचुरल कलर्स में क्या क्या पिगमेंट होते हैं ये जानने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, एक मान लो कि कोई ड्रग्स एडिक्टेड है और उसके ब्लड से ड्रग को सेपरेट करना है तो भी हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो होपफुल कि आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आप वीडियो देख लो तो क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको वीडियो को लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लो। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि टफ है। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, इट विल बी ईजियर। ओके देखो ये जो टॉपिक है कि अपने वो वाला टॉपिक देखे थे कि जब आपके पास जो दो लिक्विड था जो कि इमिसेबल था, लेकिन ये वाला ऐसा हो गया कि इसमें दो टाइप के लिक्विड है जो मिसेबल है। मिसेबल मतलब मिक्स हो जाता है, दो लिक्विड जैसे मिक्स हो जाता है, जैसे मान लो कि डेटॉल एंड वाटर, ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे ये दो टाइप के लिक्विड्स को सेपरेट करना है, क्योंकि डेटॉल भी वोलाटाइल है एंड वाटर भी वोलाटाइल है। तो इन सब केसेस में जब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर आ गया जिसमें दो टाइप के लिक्विड्स तो है, लेकिन दोनों के दोनों ही एक्चुअली वोलाटाइल है, तो दोनों ही इवापोरेशन प्रोसेस शो करता है। तो इन दैट केसेस आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ेगा अगर आप इवापोरेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इवापोरेशन करोगे तो दोनों के दोनों पार्टिकल्स ही ऊपर उड़ने शुरू कर देंगे। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग एक दूसरे टाइप के मेथड से सेपरेट करते हैं। हालांकि ये भी वही इवापोरेशन मेथड के सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। बस आपको समझना है कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें पहले आप स्ट्रक्चर देखो कि आपको कैसे एपरेटस यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पर एक बीकर है और बीकर के ऊपर एक थर्मोमीटर अटैच किया गया है। फिर देखो ये जो बीकर का वन एंड है, यहाँ से एक पाइप थोड़ा निकला हुआ है और उस पाइप के एक्सटेंडेड फॉर्म को देखो, यहाँ पर आके इस बीकर के सामने छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीकर के इस पोर्शन में देखो क्या हो रहा है, इसको ठंडा करने के लिए कॉटन या फिर कोई भी वाटर क्लॉथ से इसको पूरा रैप किया गया है। इस पोर्शन में देखो वाटर आउटलेट्स दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ से पानी बहता है। अगर आप पानी का इंतज़ाम नहीं कर सक रहे हो तो आप कोई भी ठंडे टाइप के क्लॉथ लेके, दैट मीन्स एक क्लॉथ को ठंडे पानी से भिगो के इसको रैप कर लो। दैट मीन्स दे वांट कोल्ड, दे वांट दिस पोर्शन टू बी कूल। यहाँ पर हॉट नहीं होना चाहते, वो रखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये पाइप के इस पोर्शन में जैसे ठंडा हो, हीट ना हो, इसलिए इस पोर्शन को वो लोग कूल डाउन करते हैं। अब कूल डाउन करने का प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉथ में पानी डाल के ठंडा करोगे कि डायरेक्ट वाटर सप्लाई ये दोगे। जैसे यहाँ पर पिक्चर में डायरेक्ट वाटर सप्लाई दिया गया है, देखो, और देखो वो वाटर कैसा है,
वो वाटर है कोल्ड वाटर। यू सी कोल्ड वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ से डाल रहा है कोल्ड वाटर और यहाँ से निकल जा रहा है ठंडा पानी, और ये पाइप के अंदर से ये वाला पाइप को लेके जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि बीकर है, बीकर के पाइप्स, ये बीकर है, बीकर के ऊपर में थर्मोमीटर लगा दिया गया है, यहाँ पर कॉर्क लगाया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है कि जो भी जाए यहाँ से निकल ना सके। निकलने के लिए ये वाला एक आउटलेट बना दिया गया है, और ये आउटलेट को, ये एक्सटेंडेड पाइप को देखो ठंडे एक स्ट्रक्चर के बीच से पास किया जा रहा है, और फिर वही पाइप यहाँ पर आके एज आउटलेट एक बीकर के ऊपर रख दिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पहले तो समझो कि यहाँ पर मिक्सचर क्या लिया गया है। मिक्सचर में क्या लिया गया, तो मिक्सचर में लिया गया है एसीटोन एंड वाटर। अभी एसीटोन क्या है, एसीटोन भी एक लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत ही कम होता है। देखो यहाँ पर गिवन है ओके ठीक है, यहाँ पर तो गिवन नहीं है, मुझे जितना दूर पता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग नज़दीक होता है। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एसीटोन का होता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग थोड़ा इंटरनेट से ये चेक करके मुझे भी बताओ कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का कितना डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और इतना डिफरेंस होने की वजह से क्या किया जाता है कि जब भी आप ये मिक्सचर को यहाँ पर डालते हो और नीचे से हीट कर रहे हो, ऑब्वियसली थर्मोमीटर से आपको पता चल जाएगा कि अभी ये अंदर वाला एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है। तो जब भी आपका टेम्परेचर वही 30 डिग्री के नज़दीक आ जाएगा, तो हालांकि आपने एसीटोन लिया है जो कि 30 डिग्री में उबलना शुरू कर देता है, दैट मीन्स वेपोराइज होना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली यहाँ पर अंदर में वो वेपोराइज होना शुरू कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वाटर जैसे बबल्स क्रिएट हो रहा है, ये बबल्स किसका है, एसीटोन के है। ये बबल्स एक्चुअली क्या होंगे, वेपोराइज होके ऊपर में आने शुरू करेंगे। अब वो निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो कॉर्क लगा दिया गया है, तो यहाँ से नहीं निकल सकेगा, तब वो इधर से क्रॉस होगा। वो एसीटोन के जितने भी बबल्स हैं, यहाँ से वाटर का पार्टिकल्स नहीं आ रहा है, सिर्फ एसीटोन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। यहाँ पर आप जितना भी हीट दिए हो, ओनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही हीट हुआ है अभी तक। जितना टाइम पास हो रहा है 30 से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 31, 32, 33 धीरे धीरे हो रहा है। पानी तब तक नहीं होगा जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुँचेगा, तब तक पानी नहीं उबलेगा। दैट मीन्स अभी जो भी बॉयल हो रहा है वो एसीटोन बॉयल हो रहा है। अब बॉयल होने के बाद वेपोराइज हो रहा है, वेपोराइज होने के बाद वो पार्टिकल्स एक्चुअली इसके थ्रू से निकल रहा है। अभी ये जो पार्टिकल्स है, जो वेपोराइज पार्टिकल है, ये ऑब्वियसली हॉट है। अब ये हॉट पार्टिकल्स गैस फॉर्म में है, और जब भी मान लो कि ये वाला ठंडा पोर्शन से वो पार्टिकल्स क्रॉस करेगा, तो ठंडा पार्टिकल्स गैस को अगर आप ठंडा करते हो, कूल डाउन करते हो, तो ऑब्वियसली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसीटोन के जो भी पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में यहाँ से पास हो रहे थे, यहाँ पर ठंडा होने के बाद लिक्विड हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखा रहा है, ऐसे लिक्विड्स हो जाएंगे। तो ये जो आपने बीकर यहाँ पर रखे थे, उस बीकर में लिक्विड एसीटोन आके सबमिट होना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कलेक्ट होगा, लिक्विड एसीटोन ही जमा होगा। अभी देखो ये एंटायर प्रोसेस कितना डिग्री में चल रहा था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा था। तो ऑब्वियसली ये हीटिंग प्रोसेस जब तक 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, एंटायर एसीटोन यहाँ से इस मिक्सचर से सेपरेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो बीकर रह गया, यहाँ पर जो बीकर है, इसमें कोई भी एसीटोन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर रहेगा। और ये जो बीकर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसीटोन रहेगा। तो आपके पास जो मिक्सचर गिवन था, आपके पास जो मिक्सचर यहाँ पर पहले गिवन था, उसमें वाटर और एसीटोन दोनों था,
लेकिन आपने ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की है जिसमें आपने हीट किए है, तो एसीटोन का पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, वाटर का पार्टिकल्स वही बीकर में रह गया। तो इस प्रोसेस से आपने दो मिक्सेबल टाइप के मिक्सचर से दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया। ये प्रोसेस को एक्चुअली डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। एंड थर्मोमीटर इसलिए दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते हो कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब आपके मन में डाउट हो जाएगा कि मे बी सम ऑफ द वाटर पार्टिकल्स ऑल्सो गोज इन। तो आप हमेशा इस थर्मोमीटर से चेक करते रहोगे कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कभी जैसे टच ना करें 30 डिग्री से। अब आप डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो भी कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर आपको एसीटोन बताया गया है, कभी कभी ऐसा होता है ईथर आपको दिया जा सकता है, ईथर भी एक लिक्विड होता है। फिर मान लो आपको अल्कोहल दिया जा सकता है, अल्कोहल भी एक लिक्विड है जो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। या फिर मान लो कि डेटोल दिया जा सकता है, या फिर मान लो कि आपको HCl दिया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जा सकता है। तो सारे के सारे लिक्विड के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड कि आपको कौन सा लिक्विड दिया जा रहा है उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पर एसीटोन दिया गया है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है वाटर के रेस्पेक्ट में। तो थर्मोमीटर में आपको बस वही चेक करना है कि ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ये कभी भी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज ना हो जाए। कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज हो जाएगा तो जो भी वेपोर आ रहा है वो मिक्स हो जाएगा, वाटर का भी आ जाएगा, एसीटोन का भी आ जाएगा। तो सेपरेशन कहाँ हुआ? सेपरेशन नहीं हुआ। इसीलिए दिमाग में हमेशा यही बात रखो, whenever you are doing distillation process, always use a thermometer to check whether the heat given do not crosses the temperature point of the another liquid's boiling point। ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा आपको वाटर के साथ ही रिएक्शन करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल के साथ आपको एसीटोन का मिक्सचर दिया जा सकता है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मान लो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है, तो बस आपको चेक करना है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जैसे ना जाए, जैसे टच ना करे, उतना ही हीट दो कि सिर्फ एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करे लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस ना करे। सो इन दिस प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, वी सेपरेट two mixable type of liquids from their mixture, and here the boiling point of the liquids helps us to separate the components। कुछ एग्जांपल्स का लिस्ट मैं दे दूंगा आपको, आप वहाँ से देख लो। ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग थोड़ा देखो। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, ये आप लोग थोड़ा देखो क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सेबल लिक्विड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन। तो फिलहाल आप लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस तक पढ़ो, फिर नेक्स्ट आप लोग को मैं शुरू करूँगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एंड द फर्दर थिंग्स विल बी कैरिड ऑन। तो फिलहाल आप लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस तक पढ़ो, ये पिक्चर भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो एक बार रिकॉल करता हूँ आप लोग ने क्या पढ़े हैं। एक तो क्या होता है कि मिक्सचर में क्या होता है, कितने सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के तरीके होते हैं, क्या होता है जब एक वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है, कैसे मिल्क से हम लोग क्रीम को सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, अगर आपको दो इमिसिबल टाइप के लिक्विड्स दिया जाता है तो कैसे सेपरेट करोगे, दैट मीन्स सेपरेटिंग फनल का यूज़ कैसा होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस का कैसे यूज़ होता है, एंड क्रोमाटोग्राफी क्या होता है। with the picture and the video we will understand, do not worry, I'm sending you the links। and what is distillation and what is the basic principle of the distillation process with the picture also। आप लोग पिक्चर भी ध्यान में रखो। ओके, सो अप टू दैट नेक्स्ट डे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।